चलिए, तो कुल मिला के मैंने आपको बायोडायवर्सिटी में कई सारी बातें आपको बता दी अभी तक। अब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो यहाँ से एक मतलब कि अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ना, ये अपने नए एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बातें नए एनसीईआरटी में है, लेकिन अपना जब पुराना एनसीईआरटी चलता था 2005 के पहले वाला, उसमें था, लेकिन क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ अब देखो, कुछ लिख के कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सब समझने वाला पार्ट है, लिख के टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। चलो, कोई पहले बताओ, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या? नेचर में पाए जाने वाले रिसोर्सेज, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? एनीवन? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? सर जो हमारे डे टू डे लाइफ में सर जो नेचर से हमें प्रोवाइड मिलता है सर, फैसिलिटीज, इट इज सेड टू बी नेचुरल रिसोर्स। सही बात है कि नेचर में केवल प्रेजेंट होने से नहीं है, वो हमारे लिए यूजफुल हो। हमारे लिए मतलब ह्यूमन के लिए, हमारे लिए मतलब ह्यूमन के लिए। नेचर में अगर ऐसा कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल मटेरियल हो, फिजिकल मटेरियल हो, केमिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल के नाम पे क्या हो सकता है? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे, एक इंसान जो है दूसरे प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स को यूज कर रहा हो किसी भी पर्पस के लिए, जरूरी नहीं कि खाने के लिए यूज कर रहा हो। आप कॉटन यूज करते हो, खाते हो क्या कॉटन? नहीं ना, प्लांट का प्रोडक्ट है ना। किसी भी पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से आपकी। केमिकल प्रोडक्ट, क्या सारे केमिकल्स हैं इस नेचर में, मिनरल्स वगैरह है, पानी वगैरह आप यूज करते हो। फिर इसके अलावा गैसेस वगैरह, वो सभी केमिकल रिसोर्सेज में आ जाएगा। फिजिकल रिसोर्सेज, सनलाइट, एनर्जी, ये सब चीजें आप यूटिलाइज करते हो। कह रहे हम सनलाइट यूटिलाइज कहाँ करते हैं, आपको पता ही नहीं है। आप पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कई सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सनलाइट के यूटिलाइजेशन से चलती है। इवन मेलानिन सिंथेसिस उसी पर डिपेंड करता है। कई सारी चीजें सनलाइट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में। तो अगर आप ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल मटेरियल यूज कर रहे हो नेचर से, जो नेचर में मौजूद है, वो आपके लिए यूजफुल है, तो वो मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेस कहलाता है। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेस को मैंने डिफाइन किया कैसे, कि दैट मटेरियल्स और एनी कंपोनेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन, इंसान के द्वारा। करें ओमेन नहीं होगा यहाँ पे, करें यहाँ ओमेन नहीं लिखेंगे, ओमेन। तो मैं कह रहा हूँ ओमेन और मैन के चक्कर में मत लो, ह्यूमन कर दो, फिर भी मैन ही रहेगा, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। ओमेन तो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। एंड आर नेसेसरी फॉर वेलफेयर ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि अगर नेचर में कोई प्रोडक्ट है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो बस किए जा रहे हैं, अरे वो हमारे लिए जरूरी हो। ऐसा नहीं कि इंटेंसली कोई प्रोडक्ट जाकर यूज कर रहे हैं और उसको ऐसा नेचुरल रिसोर्स से डिक्लेयर कर देंगे, नहीं। वो हमारे लाइफ के लिए जरूरी हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी हो, ह्यूमन के कल्याण के लिए जरूरी हो, विच इज अवेलेबल इन नेचुरल इन्वायरमेंट। वो नेचर में हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो। नेचर के तीन ही पार्ट है, एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला पार्ट, लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी वाला पार्ट। ये तीन पार्ट तो है अर्थ पे। तो हमारे नेचर में वो कहीं पे भी हो, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है ना। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, और ये डिवाइड करने का हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहले इसको समझना। नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के, एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एक्सहॉस्टिबल। आपने सुना होगा कि अरे चीजें एग्जॉस्ट हो गई, सुना होगा ना आपने, एग्जॉस्ट हो गई, है ना, या फिर चीजें एग्जॉस्ट नहीं हो रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इन एग्जॉस्टिबल का मतलब समाप्त नहीं हो सकता है। इतना है वो नेचुरल रिसोर्सेस नेचर में कि इंसान आज उसको उतना यूज नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, यूज नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी वो समाप्त नहीं हो रहा है। लंबे समय से इंसान उसको यूटिलाइज प्रॉपर वे में कर ही नहीं रहा है, इसलिए वो खूब सारा पड़ा हुआ है। और ऐसे ही एग्जॉस्टिबल, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है नेचर में जिसको इंसान लॉन्ग टाइम से काफी यूटिलाइज कर रहा है, और इसकी वजह से वो आने वाले समय में वो रिसोर्सेस नेचर में खत्म होने लगेगा, और खत्म होने का संकेत भी मिल रहा। तो इसका मतलब अगर नेचर में कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस है जो खत्म होने के संकेत दे रहा है कि वो नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों का मतलब नहीं कि एक सप्ताह के बाद, मतलब वो संकेत मिल रहा है कि कई सालों के बाद वो चीजें खत्म हो जाएगी, इंसान उसको इतना यूटिलाइज कर रहा है, तो वो एग्जॉस्टिबल है। और अगर कोई चीजें खत्म नहीं होगी, अभी इतने इंसान ने उसको इतना यूज नहीं किया लॉन्ग टाइम में, तो वो इनएग्जॉस्टिबल है। नाउ एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से एग्जॉस्टिबल है और कौन से इनएग्जॉस्टिबल है। तो सुना ध्यान से, एकदम कॉमन सेंस है,
ध्यान से बोलना, अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो वो इनएग्जॉस्टिबल है। जैसे सोलर एनर्जी, एक बात बता ना, आप लोग की उम्र कितनी हो रही है अभी? 16, 17, 18, 19, और कैसे ज्यादा तो नहीं हो रहा होगा, 15 होगा, छोटका सब लोग का 15 होगा, ठीक है। आप लोग गौर करो, आप लोग जब पैदा हुए थे तब सोलर लाइट नाम का कोई चीज सुने भी थे क्या? क्या पैदा होने के बाद तुम कुछ सुन भी नहीं करते थे? सोलर लाइट तो बात का बात है। अरे ठीक है, जब से होश में आए हो तब से ही की ही बात कर रहे हैं, हमने तो नहीं सुना था। हम लोग जब 9th 10th क्लास में चले गए तब सुने कि सोलर लाइट भी अब आने लगा है मार्केट, ठीक है। यानी कि सोचो कि सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन वेरी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। वेरी रिसेंटली का मतलब ये नहीं कि लास्ट वीक, वेरी मतलब ये देखो, वेरी रिसेंटली का कहने का मतलब ये है कि अभी 10 साल 12 साल हुआ है कि सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन शुरू हुआ है। तो कितना यूटिलाइज कर लिया? नहीं किया है। इंसान अपने बॉडी में के फिजियोलॉजी के लिए जितना सोलर लाइट यूज करता है उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा सोलर लाइट नेचर में अवेलेबल है। और अब इंसान क्या करने लगा, अपने फायदे के लिए स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट बनाने लग गया, होम लाइट सोलर लाइट बनाने लग गया। कई सारे, अब तो सोलर वो आ रहा है, कार आ रहा है, सोलर आ रहा है क्या, आ गया है, सोलर कार आ गया है, ठीक है। सोलर कार चल रहे हैं, फॉरेन कंट्री में तो पहले से चल रहे हैं, अब इंडिया में भी आ रहा है। सुनने में आया कि कुछ मॉडल आ भी गए हैं मुंबई दिल्ली वगैरह, ठीक है। सोलर कार आ रहा है, सोलर बाइक आ रहा है, ठीक है। सोलर साइकिल्स भी बना रहे हैं कुछ इंजीनियर्स। तो अब सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक इससे पहले तो सोलर लाइट काफी अवेलेबल था ना। यही बात जब इकोलॉजिस्ट ने बताया कि सोलर लाइट काफी अवेलेबल है तो लोगों को पता चला क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। लेकिन अभी भी आप सोलर लाइट को क्या मानोगे, इनएग्जॉस्टिबल, मतलब अनलिमिटेड है, ठीक है। ऐसे ही विंड पावर एनर्जी, हवा में जो विंड है, विंड का फ्लो है, उसमें एनर्जी होता है और उस एनर्जी को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट कई पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे अभी तक उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही टाइडल पावर, समंदर में लहर उठती है ना, लहर, उस लहरों को यूटिलाइज किया जाता है। पहले तो बिजली प्रोडक्शन भी उसी से होता था, ठीक है। तो अभी भी उस टाइड पावर जो होता है, लहर में जो पावर वेव होता है, जो होता है उसमें जो पावर होता है, एनर्जी होता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे अभी भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वो समंदर का लहर कभी खत्म होने वाला है क्या? इतना बड़ा पड़ा है। जियोथर्मल एनर्जी, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर कई सारे ऐसे एनर्जी हैं जिसका जियोलॉजिस्ट पता कर रहे हैं, लेकिन पता चला भी है उस एनर्जी को हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। वही एनर्जी इकट्ठा हो जाता है तो कभी भूकंप हो जाता है, तो कभी वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। एयर, कितना सारा एयर पड़ा है, खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं मैं जोर जोर से सांस लूंगा, आज से कल एयर खत्म कर दूंगा। अरे भैया, सांस लोगे तो सांस छोड़ोगे भी ना। तो इससे एक बात पता चलता है, आप एयर खत्म नहीं कर सकते हैं लेकिन एयर को गंदा कर सकते हैं, मतलब एयर की क्वालिटी खराब कर सकते हैं। पॉल्यूशन करके तो कर ही रहे हो ना, पॉल्यूशन क्रिएट करके तो एयर की क्वालिटी खराब कर ही रहे हो ना। तो आप इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस को खत्म तो नहीं कर पाओगे, इतना अवेलेबल है, एटलीस्ट अभी लॉन्ग टाइम तक तो ही चलता रहेगा। हाँ, लेकिन यह बात सच है कि आप इसकी क्वालिटी बिगाड़ सकते हो, इसका क्वांटिटी तो अनलिमिटेड है। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन एग्जॉस्टिबल होते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जॉस्टिबल। अब आप ही बताओ, काहे पेट्रोल महंगा हो रहा है, काहे कोयला महंगा हो रहा है, काहे गैस महंगा हो रहा है? समझ में आ गया? हाँ, ये तुरंत समझ में आ गया सर, ये तो तुरंत समझ में आ गया। महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि कम है। भाई ये आज से यूज हो रहा है, स्टार्टिंग में तो ट्रेन वगैरह कोयला से चलता था, ज्यादातर कोयला तो तभी खान खान के निकाल दिए। अब कोयले कम पड़ रहे हैं, महंगा हो रहा है। पेट्रोल कहाँ से आता है? वही उसी के रिफाइनिंग से आता है। अर्थ के अंदर जो डेड बॉडी वगैरह सब जमे हुए हैं, उसके जो फ्लूइड्स वगैरह हैं वो हाइड्रोकार्बन अब पेट्रोल बन चुके हैं, वहीं से ना खान खाने के निकाला जा रहा है। तो पेट्रोल जो है वो भी अब कम पड़ने लग गए हैं, लिमिटेड है ना, वो खत्म हो जाएगा। गैसेस, वो गैसेस जिस भी तरीके से हम अर्थ पर जहां पर से भी ऑब्टेन कर रहे हैं वो लिमिटेड है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। मिनरल्स लिमिटेड है। ये सब क्यों लिमिटेड है? कारण ये है, इसलिए लिमिटेड है क्योंकि हम इसको लॉन्ग टाइम से यूटिलाइज कर रहे हैं। यस और नो? ट्रेन आज से चल रहा है क्या? कितना साल से चल रहा है? पहले तो कोयला पे ही चलता था, याद करो, और कितने सालों तक चला।
और कोयला आज भी यूज हो रहा है लार्ज स्केल पे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आज भी कई सारे भट्टी में कोयला यूज होता है कि नहीं होता है? आज भी कई सारे लोग कुकिंग के लिए कोयला यूज करते हैं। पेट्रोल तो खैर लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है आज भी। गैसेस भी आज से यूज नहीं हो रहा है काफी ज्यादा। तो ये मिनरल्स जैसे कि प्लांट वगैरह जो सॉइल से मिनरल ऑब्टेन करते हैं, तो प्लांट आज से थोड़ी उग रहे हैं, सालों से उग रहे हैं। फिर रिसाइकलिंग होता तो जरूर है, लेकिन उस दौरान कई सारे मिनरल्स का लॉस भी हो रहा है, कई सारे मिनरल का रिसाइकलिंग नहीं भी होता है, कई सारे मिनरल ऐसे। तो इस कदर जो है ये सब कैसे रिसोर्सेस हैं, एग्जॉस्टिबल लिमिटेड, जो आने वाले समय में खत्म हो जाए। ठीक है, देन इस डब्बे के बारे में अभी बात को होल्ड कीजिए, इस डब्बा को अभी मैं समझाऊंगा, होल्ड कीजिए। तो ये तो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस दो प्रकार के, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, किस बेसिस पे कि खत्म होने वाला है। फिर मैं नेचुरल रिसोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एंड वन इज रिन्यूएबल एंड अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? रिन्यूअल का मतलब होता है फिर से बनना, और अगर आगे वर्ड लग गया नॉन, तो उसका मतलब क्या हो गया, फिर से नहीं बनना। तो देखो क्या होता है कि नेचर में कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसको आप लगातार यूटिलाइज करते जाते हो, और नेचर में फिर वो लगातार क्रिएट होता जा रहा है, मतलब इंसान उसको लगातार यूज करता जा रहा है, नेचर उसको लगातार रिप्लेस करता जा रहा है। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई रिसोर्सेज है तो बढ़िया है ना, नेचर इससे लगातार इंसान यूज कर रहा है, नेचर उसको लगातार बना रहा है। लेकिन एक बात और है, आप ये ना सोचें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्योंकि नेचर के द्वारा लगातार बन रहा है, तो हम जो है जैसे मन तैसे इसको यूज करने लगे, अनलिमिटेडली इसको यूज करने लगे, एक्सेस यूज करने लगे, और एक प्रॉपर वे में यूज ना कर। अरे नहीं, अगर नेचर किसी नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यू कर रही है, तो उसका एक पर्टिकुलर रेट होगा रिन्यूअल का। यस और नो? जस्ट सपोज दैट मैं कहता हूँ कि कई सारे सॉइल नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, वो रिन्यू होता है, सच बात है, रिन्यू होता है। प्लांट एनिमल, जिसको मिला के वाइल्ड लाइफ कहते हैं, प्लांट एनिमल रिन्यू होता है, मरते हैं तो फिर नए भी आते हैं उसके मेंबर। फॉरेस्ट, कई सारे जंगल खत्म होते हैं तो फिर दोबारा बनते भी हैं, रिन्यू होता है। ग्रासलैंड, वाटर, ये सब ऐसे हैं जिनका रिन्यू होता है, नेचर में होता है रिन्यू। मगर हाँ, अगर इसको आप ग्रेजुअली यूज करोगे, धीरे धीरे यूज करोगे, तब इसको आप रिन्यू होने का मौका दो। सपोज दैट कि किसी ग्रासलैंड में 100 को खरगोश है, आप अगर उस 100 में से 10 को खा रहे हो तो 90 को छोड़ रहे हो। पर्टिकुलर टाइम में आप 10 ही खा रहे हो, तो 90 फिर से बाद में 100 हो जाएंगे, फिर आप 10 खा लिए, 90 फिर से 100 हो जाएंगे, फिर आप 10 कर लिए, कभी मन हुआ तो 15 खा लिए, 85 फिर से मिलकर 100 हो जाएंगे थोड़े समय में। तो ऐसे क्या होगा कि उस एनिमल का स्पीशीज मेंटेन रहेगा और वो रिन्यू होता रहेगा नेचर में। लेकिन अगर आपकी मूड पड़ी कि नहीं आज तो 100 के 100 निपटा देंगे, तो निपट गया तो उस एरिया से गायब ही हो गया ना। अब नेचर रिन्यू कैसे करेगी? समझ रहे हो? गायब हो गया, अब नेचर रिन्यू कैसे करेगी? अगर आप किसी मान लो कि सॉइल को चाह रहे हो कि यहाँ पे सॉइल है, तो अगर यहाँ पे सॉइल में हमने प्लांट उगाया है, तो सॉइल का मिनरल वगैरह अपटेक किया है प्लांट ने, तो सॉइल घटा है, सॉइल का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों घटा है। लेकिन आप थोड़ा समय दो, वहां प्लांट उगेंगे, एनिमल खाएंगे, दोनों मरमुराएंगे, तो फिर डिकम्पोजिशन होगा, तो फिर दोबारा सॉइल बनेगा भी। लेकिन अगर आप क्या करोगे, प्लांट उगा, उसके बाद काट पीट कर वहां से हटा के कहीं और ये किसी पर्पस के लिए लेके चल जाओ, तो बताओ वहां सॉइल का रिन्यू होगा? नहीं होगा। तो इस कदर आप अगर नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यू हो रहा है उसको आप ढंग से यूज करो, ग्रेजुअली यूज करो, एक प्रॉपर वे में यूज करो, तो वो आपको हमेशा अवेलेबल होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, भैया देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचर के द्वारा रिप्लेस नहीं होते हैं। या तो समय रहते आप उस पर अपना डिपेंडेंसी खत्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कितना भी मिनिमाइज कर लेंगे उसका यूज, तो एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। तो समय रहते आपको टेक्निक बना लीजिए कि हम उस पर फ्यूचर में डिपेंडेंट। और यही तो कारण है कि पहले कोयला से चलने वाली गाड़ी अब इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, अब धीरे धीरे सोलर लाइट पे चल रही है, गैसेस पे चल रही है। तो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे सोलर लाइट बेस्ट एग्जांपल है, सोलर एनर्जी, वो बहुत अनलिमिटेड एनर्जी है। तो साइंटिस्ट मतलब कि ट्राई कर रहे हैं कि हम मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स को सोलर एनर्जी से चलाएं, क्योंकि साइंटिस्टों को पता चल गया है कि आने वाले फ्यूचर्स में ना तो कोल बचेगा, ना पेट्रोल बचेगा, ना ही गैस बचेगा। तो साइंटिस्ट ये भी ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कुकिंग सिस्टम भी सोलर एनर्जी से करवा लें, घरों घरों में सोलर एनर्जी फ्री में एकदम बनाइए, सोलर लाइट की एनर्जी से खाना बनाइए।
ट्राई कर रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी ट्राई कर रही है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है ना कि ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो पहली बात तो एग्जॉस्टिबल है, और एग्जॉस्टिबल के साथ साथ नॉन रिन्यूएबल भी हैं। मतलब एक तो खत्म होने वाले हैं लंबे समय के बाद, दूसरा खत्म होंगे ही क्यों, क्योंकि नेचर उसको रिप्लेस नहीं कर रही। तो ऐसे रिसोर्सेस के लिए जल्दी से अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आता है यहाँ पे, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। एक टर्म आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का मेंबर। खरगोश है, खरगोश अगर आप हैं 10-10 खाते रहिए, खरगोश रहेगा। लेकिन एक टर्म आता है बायोटिक स्पीशीज, और मैं कहता हूं कि बायोटिक स्पीशीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो बच्चा वो डाउट लेके आ जाता है, बोलता है सर बायोटिक स्पीशीज है तो नॉन रिन्यूएबल कैसे हो जाएगा? अगर बायोटिक स्पीशीज, एक स्पीशीज खत्म हो गई ना, फिर वो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो डायनासोर इतने दिन में लौट के क्यों नहीं आया? हाँ, ऐसे कई सारे स्पीशीज खत्म हुए ना जी, पैसेंजर पिजन लौट के क्यों नहीं आया? स्टीलर सिकॉर लौट के क्यों नहीं आया? बायोटिक स्पीशीज का मतलब वो स्पीशीज ही खत्म हो गई, नेचर उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। हाँ, अगर उस स्पीशीज का मेंबर खत्म हो रहा है, देन वाइल्ड लाइफ, नॉट स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ। मतलब मेंबर, प्लांट का, एनिमल का हो, मेंबर खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ मेंबर बचे हैं ना, नेचर में वो जिंदा रह के रिप्रोडक्शन करके मेंबर बना लेगा, तो वो रिन्यूएबल है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि प्लांट एनिमल के वाइल्ड लाइफ बोले तो रिन्यूएबल, और बायोटिक स्पीशीज बोले तो नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि स्पीशीज खत्म हुई, निपट गई, फिर वो नहीं आएगी। सुमन, समझ में आया? यस सर। तो ये था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और उसके साथ आपका ये इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। अब यहाँ पे देखिए कि एक लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है बार बार। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्या बताया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, नेचर इसको बनाती नहीं है, लेकिन ये अनलिमिटेड है। क्योंकि देखो बात क्या है कि ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वही है जो इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब लिमिटेड है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इतनी है, इतनी है, इतनी है, नेचर उसको दोबारा नहीं बनाती, जो नेचर में है सो है। इतनी है न्यूक्लियर एनर्जी कि वो खत्म नहीं होगी। कारण क्या है? क्या इंसान न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करता है? यस और नो? यस और नो? अरे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करता है कि नहीं करता है, ये बताओ। करता है? नहीं करता। अगर कर रहा होता तो 8 दिन युद्ध चलता। अब तक दोनों तरफ से धमकी ना चल रहा है, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। न्यूक्लियर एनर्जी छोड़ने का धमकी चल रहा है ना। अच्छा, उसको इंसान क्यों नहीं यूज करता, जरा बताना। हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए डायरेक्टली हार्मफुल है। बट हाँ, आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर्स में, अगर हम साइंस को इस कदर डेवलप कर लें कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से भी कुछ काम निकाल लें, तो क्या वो हमारे लिए रिसोर्सेज का काम कर सकता है, कर नहीं सकता है? यस और नो? यस और नो? कर सकता है ना? तो प्रयास चल रहा है। बाकी आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स, उधर मॉडर्न फिजिक्स में। तो आपको चीजें और धीरे धीरे पता चलेगी, आपको थोड़ा दिमाग खुलेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी को आने वाले समय में ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी तक तो फिलहाल बमों में बना रहे हैं, ठीक है, तो वो तो खैर यूजफुल नहीं ही है, ठीक है ना। तो ये है आपका न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अलग से ध्यान रखना है कि वो अनलिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल। दूसरा ये जो एग्जांपल लिखा गया है, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर, मतलब कोल, ये एग्जांपल बेसिकली यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे मतलब उसी के बारे में लिखा गया कि वो लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस। ये जितनी भी बातें अभी मैंने बोली है, ये आपके नए एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में था, लेकिन एग्जाम में, ओके। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभिषेक? नो सर। अतीक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? नो सर। विवेक? नो सर। चलिए,
अब क्या है, मैंने आपको बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज 3 प्रकार के हो सकते हैं। जो पानी वाले मिले होंगे, पानी वाले होंगे हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर रिसोर्सेज। जो धरती पे होंगे तो उसको बोलोगे आप लैंड रिसोर्सेज लैंड रिसोर्सेज। और जो एयर में होंगे उसको आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक रिसोर्सेज। तो आपकी नई वाली एनसीईआरटी जो अभी चल रही है मार्केट, इसमें हाइड्रोस्फीयर रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज के बारे में कुछ परसेंटेज वाइज डाटा दे रखा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नीट में आता है और आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उन डाटा को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली याद करने वाली बातें हैं। और फिर से वही बात मैंने पहले भी बोला है, इस चैप्टर को जब भी आप लर्न करो तो थोड़ा एकदम सरप्राइजिंग वे में लर्न करो, ताकि चीजें जल्दी याद हो, आसानी से याद हो। बोरिंग तरीके से याद नहीं करना कि याद कर रहे हैं, बैठ रहे हैं ना, उसको सरप्राइज वे में। अरे वाह, मतलब कि पानी इतना है धरती पे, फिर भी पीने के लिए इतना ही है, समझ रहे हो? अभी आपका चलो आ जाओ, डाटा मैं आपको बताता हूँ, तब सरप्राइज में मैं ही बता देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रखने में आसान। मैं फर्स्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाइड्रोस्फीयर रिसोर्सेज। हाइड्रोस्फीयर का रिसोर्सेज का मतलब पानी में अवेलेबल रिसोर्सेज जो है, कुल मिला के मैं पानी ही के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? तो समझो, अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे हाइड्रोस्फीयर, पूरे वर्ल्ड में जितना पानी है, पूरे वर्ल्ड में, अब देखो भाई, पूरे वर्ल्ड के पानी को कोई तराजू लेके नापा तो है नहीं, ठीक है? तो फिर से वही बात, कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड डाटा ही होगा ना, वही यूनिट एरिया मेथड वगैरह से, क्यूबिक एरिया मेथड वगैरह से निकाला जाता है। तो पूरे दुनिया में जितना पानी है हाइड्रोस्फीयर में, अगर उसको बताया जाए कि कितना है, तो 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। किलोमीटर क्यूब बोल सकते हो आप क्यूबिक किलोमीटर को, यानी कि इतना पानी है। तो अब सोचो कि पानी तो बहुत है, पानी तो बहुत है। अच्छा, फिर इसके बाद भी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था ना कि ह्यूमन के लिए वाटर कैसा रिसोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल तो है ही क्योंकि नेचर इसको दोबारा नहीं बनाती है, जितना है इतना ही है। अब ये देखना है कि ये पानी किस किस तरीके का है इस अर्थ पे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो 1.4 बिलियन वाटर है पूरे अर्थ पर, 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, इसको आप मान लो 100%, मानने में कोई दिक्कत? इसको 100% मान लो। अब इसका 97.5% कहाँ है? समंदर में, जो इंसान के यूज के लिए नहीं है। इंसान के यूज के लिए नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है? इंसान के लिए पानी वास्तविक तौर पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ही यूज होता है। ये नहाना धोना ये सब बाद में शुरू हुआ है, ठीक है? कह रहे हैं हम तो समंदर में जाते हैं, वहां लहरों में बैठते हैं, अच्छा महसूस होता है, तो रिसोर्सेस नहीं मानेंगे क्या? अरे भाई, ये सब जस्ट फॉर सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज मेटाबॉलिज्म है, जो पानी हम पी सकें, और वो समंदर के पानी को आप नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि वो पानी का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को उल्टा ही डिस्टर्ब कर देगा। खारा पानी, कह रहे हैं कि उसका फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्या? प्रयास जारी है, सफलता मिलने पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा, लेकिन काफी लंबा समय लगेगा, समझ रहे हैं? तब तक शायद आपका भी नंबर चेंज हो जाए। प्रयास जारी है, साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट को पता चल चुका है कि वाटर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो आने वाले समय में ओशन के पड़े पानी को ही यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन अभी तो 97.5% पानी अनसस्टेनेबल, मतलब इंसान के लिए यूजफुल नहीं, ठीक है? सेकंड, कि इंसान के लिए यूजफुल फिर पानी है कितना परसेंट, जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं, कितना परसेंट? मात्र 2.5%। तो देखो दोनों डाटा कितना सरप्राइजिंग है। 97.5% पानी इंसान यूज नहीं कर सकता जो समंदर में, और फ्रेश वाटर केवल 2.5% है, और इसी को इंसान यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है? देन आपको पता है कि आइस कैप्स वगैरह बनते हैं, आइस के गोले वगैरह, तो वो जब मेल्ट होते हैं तो उससे भी पानी बनता है। तो अगर उन सारे आइस को एक साथ कंसीडर कर लिया जाए तो उससे कितना वाटर मिल सकता है, वो कितने वाटर को कंज्यूम करके आइस बने हुए हैं? तो टोटल वाटर का 1.97%। ये सब डाटा आपको लर्न करना है, फिर से बोलता हूँ। देन आप जानते हैं कि हमारे ग्राउंड में भी तो पानी है। ग्राउंड में पानी मतलब कि ग्राउंड के अंदर की बात नहीं हो रही है। ग्राउंड को अंदर खोदते जाओगे तो पूरा फिर अंदर समंदर का पार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है ग्राउंड वाटर का मतलब ये है कि जो हमारे सॉइल में वाटर मिक्स्ड, सॉइल में वाटर मिक्स्ड है, तभी तो वहां पे नॉर्मली जंगल ग्रो कर रहा है। उसमें जंगल पे पानी डालने कौन जा रहा है भाई? ठीक है, बारिश तो किसी सीजन में ही होता है ना। तो ग्राउंड वाटर कितना है?
तो टोटल परसेंटेज का 0.5%, 0.5%। सॉइल मॉइस्चर अलग चीज है और ग्राउंड वाटर अलग चीज है। ग्राउंड वाटर वो वाटर है जहां रूट हेयर पहुंच रहा है, जहां रूट हेयर पहुंच रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, वो बातें हो रही है। और सॉइल मॉइस्चर जो आप नॉर्मली भी सॉइल को उठाओगे तो सूखा थोड़ी है पूरी तरीके से, थोड़ा वो तो मॉइस्चर ही है, तो वो बहुत कम है, 0.01%। ठीक है। फिर इसके अलावा अदर जो भी पानी ले लो, चाहे वो लेक का हो, स्वेप्स का हो, रिवर का हो, स्ट्रीम्स का हो, ये सब मिला के ऑल एंड अबाउट 0.36%। यानी कि ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 97.5% ओशियन वाटर जो हमारे यूज का नहीं है, फ्रेश वाटर 2.5% जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, 1.97% आइस कैप्स के फॉर्म में, इसलिए हम उसको तोड़ ताड़ के पीने जाते हैं नहीं। ग्राउंड वाटर उसको भी हम पीने जाते हैं नहीं, प्लांट उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लांट के जरिए हमारे अंदर फूड के फॉर्म में आ रहा है, भले ही रहा है। सॉइल मॉइस्चर 0.1%। उसके बाद लेक में, स्विम्स में, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मतलब अदर मिला के 0.36%। डाटा डायरेक्टली आता है और ये डाटा भी आप करते हैं 1.4 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। तो ये तो क्या हो गया आपको हाइड्रोस्फीयर के रिसोर्सेस। नाउ अब मैं इसमें डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर इसमें भी डाउट हो रहा है तो ये कि माने वो डाउट नहीं है, वो कुछ और है, पहचानिएगा वो क्या है। ठीक है। इसमें क्या डाउट है भाई, डाटा याद करना है, कह रहे इसको कैसे याद करूंगा, यहाँ पे मुझे 2 डॉट लग रहा है, 0.5 डॉट ऑब्लिक डॉट, डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैंड रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से। एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड से क्वेश्चन आ चुका है। लैंड पे क्या है, लैंड पे जंगल है, जंगल है तो एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब्स है, सब है। ठीक है। एक पॉलिसी बनी थी 1988 में, 1988 में हमारे देश में बनी थी, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ओके, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनी थी। मैं आपको बताऊंगा उससे पहले 1980 में फॉरेस्ट से रिलेटेड एक मैनेजमेंट भी बना था, उसके बारे में हम बात करेंगे पॉल्यूशन में। अभी आप समझिए कि एक पॉलिसी बनी थी 1988 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। पहली बात तो एनएफपी का शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। एनएफपी मींस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये मतलब कि साइंटिफिक कम्युनिटी ही बनाएंगे ना भाई। देखो एक बात जान लो, ये जितनी चीजें होती है रिकमेंड साइंटिस्ट करते हैं, भले ही संसद में पारित करे नेता, भाई वो अपने मन से कैसे कर देगा, पढ़ा लिखा थोड़ी है। वो साइंटिस्टों से पूछेगा कि भाई बताइए अभी कोरोना आ रहा है तो क्या करना है, नहीं करना है, उनको ज्ञान थोड़ी है कोरोना क्या है नहीं है। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने रिकमेंड किया, क्या हो गया भाई, हाँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने रिकमेंड किया कि भारत में, भारत की बात चल रही है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोला है तो जाहिर सी बात है कि नेशनल लेवल की बात हो रही है, और हम अगर नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे देश की बात क्यों करेंगे, भारत ही की करेंगे ना। उन्होंने रिकमेंड किया, सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि देखिए ऐसा है कि भारत में 33% प्लेन एरिया में जंगल होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, उसको नहीं काटना चाहिए, जंगल है और उतना होना चाहिए, 33% होना चाहिए ऑन एन एवरेज, आइडियल इकोसिस्टम नेचर के लिए इंडिया में। और 67% हिली एरिया में। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इस 67 और 33 को मिलाकर 100% जोड़ लेते हैं। ओहो समझ गए, मतलब टोटल जंगल का 33% प्लेन एरिया में होना चाहिए, 67% हिली एरिया में। गलत, गलत। मैं ये कह रहा हूं कि टोटल लैंड एरिया को 100% मानो, टोटल लैंड एरिया को 100% मानो, और उसमें 33% एरिया में जंगल होना चाहिए, ये कह रहा है नेशनल फॉरेस्ट। टोटल पहाड़ी इलाका को 100% मानो और उसमें 67% एरिया में जंगल होना चाहिए, ये कह रहा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ना क्वेश्चन इज दैट कि ये डाटा इससे कम क्यों है, तो इसके दो कारण। दो कारण क्या है, ज्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन जो सर्वाइव कर रहा है वो प्लेनी एरिया में कर रहा है, और यहाँ पे सर्वाइवल इजी है, इसलिए यहाँ पे जंगल कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 33% होना चाहिए। और हिली एरिया में कम्युनिटी कम सर्वाइव कर रही है, ह्यूमन कम्युनिटी खास करके, तो वहां पे जंगल ज्यादा होना चाहिए, एक कारण। दूसरा कारण, जब हैवी रेन होता है तो प्लेन एरिया में सॉइल इरोजन का संभावना कम होता है, ठीक है, लेकिन जब हैवी रेन होता है तो हिली एरिया में सॉइल इरोजन का संभावना बहुत ज्यादा होता है, और अगर वहां प्लांट ज्यादा लगे होंगे
तो वो सॉइल इरोजन को रोकेंगे, जंगल जा रहे होंगे तो वो सॉइल इरोजन को रोकेंगे, क्योंकि वो रूट हेयर के साथ बाइंड अप होते हैं, रोकेंगे तो वो हिली एरिया पे भी प्लांट हमेशा के लिए बना रहेगा, और वहां पे कोई ह्यूमन कम्युनिटी रहती नहीं है, तो जंगल ही रहने से बढ़िया है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये 63 और 30 67 33 मिला के 100 तो पूर जाता है, लेकिन कोई ये ना सोचे कि ये टोटल 100% जंगल का डिविजन नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, टोटल 100% लैंड में 33% एरिया में जंगल होना चाहिए, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का सजेशन है, और टोटल पहाड़ी इलाकों में 67% में जंगल होना चाहिए, ये सजेशन है, और ये सजेशन 1988 में दिया। जब अपनी 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी, 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, अच्छा कोई बता सकता है 20th सेंचुरी कब शुरू हुई थी? ईयर बताओ, ईयर तो बता सकता है, कौन बताएगा आंसर? 20th सेंचुरी, हाँ बताओ शिवानंद। 1900, ठीक है। तो और ये पॉलिसी आई है लगभग 20वीं शताब्दी के अंत में, लगभग। तो साइंटिस्ट एस्टिमेट कर लिए कि जब अपनी 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी, तो उस समय भारत में 33% प्लेन एरिया में जंगल था, सॉरी 30% था, यानी कि हम एक आइडियल डाटा को लगभग टच कर रहे थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि 33% होना चाहिए, और 30% था भी, तो हम लगभग क्या कर रहे हैं, उसको टच कर रहे थे 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। लेकिन 20वीं शताब्दी के खत्म होते होते, अब तो 21वीं शताब्दी भी चल रहा है, रुको एक मिनट, लैग कर रहा है। हाँ, 20वीं शताब्दी के खत्म होते होते पता है एक बात, ये 30% से घट के 19.4 पे पहुंच गई। कितने दुख की बात है, आप समझ चुकते हैं कितना हाई रेट से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो बताइए, क्या हमें जंगलों को बचाने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? यस और नो? यस और नो? अगर आप 20वीं शताब्दी में ही इतना जंगल खत्म कर दिए और 21वीं शताब्दी में भी खत्म ही करोगे, तो बचोगे कहाँ भाई? डाटा तो कम होता जा रहा है ना। और इसके लिए जंगल को बचाने के लिए कई सारे कदम उठे हैं, उस कदम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुल मिला के इतनी डाटा तो आपको याद करनी है कि ये ईयर, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का फुल फॉर्म, एनपीपीएफ का फुल फॉर्म, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 30% था, लैंड की बात हो रही है, और जो है उसमें अब क्या बोला मैंने, अब 20th सेंचुरी के एंड में 19.4% है, उसमें भी घना जंगल 12% है, घना जंगल 12% है, ठीक है, 12% है। ये सारा डाटा याद, ठीक है। और हिली एरिया में 67% होना चाहिए, वहां पे भी 67 है नहीं, ठीक है। देन एक और डाटा आपको देखने को मिलेगा, अगर आप पर कैपिटाटा फॉरेस्ट अवेलेबल इन इंडिया देखते, ठीक है, तो आपको देखो पर कैपिटाटा का मतलब होता है इंडिविजुअल फॉरेस्ट, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल फॉरेस्ट अवेलेबल इन इंडिया देखते हैं कि कितने एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो आता है 0.6 हेक्टेयर, और अगर वर्ल्ड का देखते हैं तो आता है 0.64 हेक्टेयर। आपको डाटा डायरेक्ट याद करना, सारा डाटा एकदम दिया गया, आपको याद ही करना, ठीक है। कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया, ये तो फिर भी आप समझ लो, कैसे निकाला गया इस पे आपको जाना ही नहीं है ना। तो 0.64 हेक्टेयर है और वर्ल्ड का 0.64, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ना, जब पूरे आप वर्ल्ड को लोगे तो उसमें तो ओवरऑल जंगल जो है कई सारे ऐसे हैं जो कई सारे कंट्री को कंबाइन करके जंगल है। तो 0.64% 0.64 हेक्टेयर आएगा, और यहाँ पे 0.64 हेक्टेयर आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ लैंड रिसोर्सेस। मुझे एक बात बताओ, ये जो डाटा आपको दिख रहा है कहाँ, जब स्टार्टिंग में 30 था और अब 19.4% हुआ है, मतलब डिफॉरेस्टेशन फास्ट गति से हुआ है, इसका कारण क्या हो सकता है? कोई बता सकता है इसका कारण क्या हो सकता है? सर ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करना रैपिडली। नहीं, इसका मेन कारण मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं, सर झूम खेती। बहुत बढ़िया, शाबाश, छुटकर बोल दिया। झूम कल्टीवेशन, कल ही बोले हैं, झूम कल्टीवेशन। भाई आपको पता है बहुत नुकसान किया झूम कल्टीवेशन ने देश को, कल बताया था मैंने झूम कल्टीवेशन के बारे में पूरा, आज लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इंडिया में तो खास करके नॉर्थ में और साउथ में, इंडिया में बता, नॉर्थ में साउथ में बहुत तबाही मचाया झूम कल्टीवेशन वालों ने, तो बैन लगा दिया गया, इस तरीके की एक्टिविटी ना करें, ठीक है। झूम कल्टीवेशन इज द मेन काउस, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट काउस, मोस्ट
threatening cows for the deforestation, responsible for high rate of deforestation in past. पास्टे में तो हुआ है इसे मिलनी, ठीक है। तो अब तो कंट्रोल किया जा रहा है, तो कई सारी चीजें आ गई। तो झूम कल्टीवेशन के बारे में पे सारी बातें लिखी हुई है और मैंने कल ही बता दिया था इसके बारे में। झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं और इंडिया में कहाँ होता है, तो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट में ज्यादा होता है, ठीक है। और मतलब कि अपने रीजन की तरफ ही की बात चलती है, पता है ना, इंडिया में होता है। इसके अलावा इंडिया एज एशिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन, इसी वजह से एशिया ने भी डिफॉरेस्टेशन में एक अपना रोल दिखाया है और उसका मेजर काउज वही है, झूम कल्टीवेशन। और झूम कल्टीवेशन के यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि झूम कल्टीवेशन केवल एशिया में हुआ है, एशिया में भी हुआ, ये बोल रहा हूँ, अफ्रीका और ओशिनिया, मतलब कि कई सारे रीजन में हुआ है। आप ये झूम कल्टीवेशन के बारे में याद रखें, ठीक है। नाउ डिफॉरेस्टेशन से प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम कई सारी, एक बड़ा प्रॉब्लम, पेड़ काटोगे तो आपको पता है कि पेड़ ही तो वो है जो एनवायरनमेंट से CO2 लेता है, फोटोसिंथेसिस चला के ग्लूकोज बनाता है, और अगर उसको कोई नहीं खाएगा एटलीस्ट CO2 को अपटेक करके वो ग्लूकोज उस प्लांट बॉडी में स्टोर रहेगा। तो पेड़ ही तो वो है जो एनवायरनमेंट के CO2 को अपटेक करता है। और पता है, पेड़ को लगातार काट काट के आप एनवायरनमेंट से CO2 को अपटेक करने वाले ऑर्गेन को उड़ा दिए, और उसको जब आप उड़ा दिए तो एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ गया, और एनवायरनमेंट में CO2 मतलब एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पोल्यूशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, डिटेल में, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन का एक सबसे बड़ा प्रभाव दिखेगा आपको, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होंगी, जियोलॉजिकल साइकिल गड़बड़ाएगा, और एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एरिया जहां डिफॉरेस्टेशन किए हैं वहां पे बारिश ना होने लग जाए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गड़बड़ा जाए। फिर इसके अलावा हो सकता है वहां पे वो पूरा एरिया डिसर्ट, अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गड़बड़ा जाएगा, बारिश से नहीं होगा, तो पूरा एरिया सॉइल इरोजन हो जाएगा। मान लो हिली एरिया में अगर आपने उड़ा दिया, बारिश हुआ, सॉइल इरोजन हो गया, फिर वहां पे जंगल नहीं होगा। तो एक्सट्रीम केसेस में तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से वो एरिया डिजर्ट बन जाएगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ये लाइन भी आप पढ़ लेना, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चलिए, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए। अभिषेक? नो सर। ठीक, नो सर। शिवानंद? नो सर। विवेक? नो सर। सुमन? नो सर। राजेश्वरी?